अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं न्यू नॉवल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है एक रात की बात, जो कि तहरीर है सादिया गज़ल की। चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली किस्त। इन दिनों में अफनान आदिल ताज़ा ताज़ा मैट्रिक क्लास में आया था। जी हाँ, मैट्रिक क्लास। और कोई क्या जाने कि मैट्रिक क्लास में पहुँचने का नशा क्या होता है। ऐसा लगता है कि आदमी ने एक नई दुनिया फ़तह कर ली हो। आदमी खुद को बहुत बड़ा बड़ा फील करता है। ग्रोन अप प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को खिलता कूदता देखकर ख्याल आता है कि हमारे साथ भी तो अभी हमारे सामने तो ये अभी बच्चे हैं। बेचारे बड़ा होते होते भी इन्हें कई साल लगेंगे। हम तो भाई मेच्योर होते जा रहे हैं। हत्ता कि 9वीं क्लास तक के स्टूडेंट हमें अपने आगे ज़ीरो नज़र आते हैं। असल हीरो तो हम हैं। ये ख्याल तो बड़ा खुशकुन होता है कि इस साल हमें स्कूल को खैराबाद कह देना है और स्कूल बॉयज़ के लक़ब से तो छुटकारा पा लेना है। मेंस कॉलेज में दाखिला लेना है। एंड हाउ ग्रेट इज़ इट टू बी कॉल्ड अ मैन। बॉयज़ से निकलकर मैन बनने का ख्याल ही बड़ा फैसिनेटिंग होता है। मैट्रिक क्लास में आकर टीचर्स की सख्तियाँ और पाबंदियाँ भी ज़रा कम हो जाती हैं। बहुत ही छोटी-छोटी गलतियों को टीचर्स दरगुज़र कर देते हैं, शायद ये सोचकर कि हमारे मेहमान क्लास है, अब तो जाने वाली है, इस पर क्या सख्ती की जाए। टीचर मैट्रिक क्लास की को हर मामले में बड़ी अहमियत देते हैं, चाहे स्टूडेंट्स वीक मनाया जा रहा हो या फिर स्पोर्ट्स वीक, चाहे हेड प्रीफेक्ट चुनने का मरहला हो या स्कूल को रिप्रेजेंट करने का मामला हो। मैट्रिक क्लास आगे आगे होती है। मैट्रिक क्लास में आकर आदमी खुद को बहुत आज़ाद आज़ाद महसूस करता है। ख़ास तौर पर स्कूल जब को एजुकेशन हो तो अक्सर आज़ादी के कुछ आला मुज़ाहरे भी सामने आते हैं। मैंने मैट्रिक क्लास में आने के बाद खुद को मोतबर और बड़ा बड़ा तो फील किया था, मगर आज़ादी के इन आला मुज़ाहरों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। कुछ फ़ज़ूल चीज़ों से मुझे उस वक्त तक दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़का था। कम अज़ कम उस वक्त तक मैंने दुनिया इतनी ज़्यादा देखी नहीं थी, न हकीकतों का इदराक हुआ था। कुछ हकीकतों को जानने का मुझे शौक भी नहीं था, क्योंकि मेरे दिन भर का शेड्यूल होता तो इतना सख्त कि मुझे इधर-उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता था। फजर की नमाज के वक्त मुझे उठना होता। हमारा घराना मजहबी और सोम सलात का पाबंद है और हमारे घर में इस पर खासी सख्ती से अमल दरामद होता है। सो फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे स्कूल जाने की तैयारी करनी होती थी। पौने 7 बजे स्कूल के लिए भागना होता। 2:30 स्कूल से आकर खाना खाते ही कोचिंग के लिए भागना पड़ता। कोचिंग से फारिग होता तो कराटे क्लब चला जाता। घर आता तो स्कूल से मिलने वाला काम करता। कोचिंग के लेक्चर दोहराता। खाना खाकर थोड़ी देर टहलता और नमाज पढ़कर सो जाता। ये मेरा अपना मुरतब करदा रूटीन था, जिसमें मैं एक इंच इधर उधर नहीं होता था। जबकि हम तीन भाइयों के ज़िंदगी को तरीके से एक तयशुदा तरीके के मुताबिक गुजारने के सुनहरी असूल अम्मी और अब्बू पहले ही मुरतब कर चुके थे। मैं इन दिनों 4 साल का हूँगा, जब बड़े भाई फर्स्ट ईयर और छोटे भाई 9th में आए थे। अम्मी मुझे सँभालने के साथ-साथ घर के कामों और दूसरी ज़िम्मेदारियों को उठाते-उठाते आधी हो जाती थी। हालाँकि अब वो एक गैर मुल्की फ़िल्म में मार्केटिंग डायरेक्टर थे और साल में 2-3 महीने में उनके मुल्क से बाहर भी चक्कर लगते थे। मुलाज़िम अफ़ोर्ड कर लेना हमारे यहाँ कोई मसला नहीं था, मगर अम्मी मुलाज़िमों पर शुरू से ही भरोसा नहीं करती थीं। फिर जब अब्बू ने ये देखा कि उन पर काम का बोझ बढ़ गया है, तो उन्होंने अपने अहकामात जारी कर दिए। बच्चे 9th में आ जाने के बाद अम्मी को अपने किसी काम के लिए तंग नहीं करेंगे। बच्चे अपना हर काम खुद करेंगे, अपने कपड़े खुद इस्त्री करेंगे, अपने कपड़े खुद धोएँगे, अपने जूते खुद पॉलिश करेंगे, अपना कमरा खुद साफ़ करेंगे और बाकी घर भी अम्मी घर का काम नहीं करेंगी, सिर्फ़ खाना पकाएँगी। अगर अब्बू ने ये अहकाम जारी किए थे, तो ठीक थे, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसी ही शख्सियत थे और खुद हमारे सामने मिसाल थे। अब्बू के अहकाम जारी होने के बावजूद अम्मी को फ़ारिग बैठने की आदत नहीं थी। वो तब भी घर के बेशतर काम खुद कर लिया करती थी। अब्बू भी बस बोलते ही रह जाते। जब मैं 9th में आया, तो अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा, "अफ़नान बेटे, अब आप 9th में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, लिहाज़ा अपने बड़े भाइयों को फ़ॉलो कीजिए।" इसके बाद उन्हें मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी। मेरा रूटीन बहुत फिक्स था और कैलकुलेटेड भी। मेरी दोस्तियाँ महदूद थीं और शहबाज़ मेरा इकलौता दोस्त था और वो भी मेरी ही तरह का था। हम में तभी दोस्ती भी बेहद थी और अलबत्ता आदत भी एक सी थी। मगर उस मगर मुझे उसकी एक आदत से बेहद चिढ़ थी। उसे फ़िल्में देखने का बड़ा क्रेज़ था। इस बात से बिल्कुल कतई नज़र कि वो चाहे सरहद पार कर के फ़िल्में हों या फिर सात समंदर पार की। फ़िल्मों के बारे में उसकी मालूमात बड़ी अप टू डेट होती थी। हर लेटेस्ट रिलीज़ का उसे पता होता था। मज़े की बात ये कि इसके बावजूद भी उसकी पढ़ाई और दीगर मसरूफ़ियात वग़ैरह में फ़र्क नहीं पड़ता था। 9th में अगर मेरी परसेंटेज स्कूल में सबसे ज़्यादा थी तो शाहबाज़ की दूसरे नंबर पर थी। मुझे फ़िल्मों का शौक नहीं था, ना ही दिलचस्पी। मैं तो टीवी देखने से भी बहुत ज़्यादा बेहतर सो जाना ही समझता था। अलबत्ता शहबाज़ के बेहद असरार पर मैं वीसीआर पर कोई ऐसी फ़िल्म भी देख लिया करता, जिसकी मैंने शहबाज़ के मुँह से बेहद तारीफ़ सुनी होती। इसमें सरहद पार की या सात समंदर की कोई
नहीं होती थी। वैसे शाहबाज हर मूवी की तारीफ करता भी नहीं था। उसे कोई कोई फिल्म ही अच्छी लगती थी। इस मामले में उसका टेस्ट बड़ा अच्छा था। उनमें ज़्यादातर फिल्में अमूमन साफ सुथरी होती थी। अब इतनी थोड़ी बहुत बकवास तो चल ही जाती है। वैसे शरद पार फिल्में मुझे ज़्यादा अपील नहीं करती थी, क्योंकि इनकी ज़्यादातर फिल्में तो माखूस होती हैं। मैं माखूस टाइप फिल्मों के बजाय ओरिजिनल देखना ज़्यादा पसंद करता था। मेरी ज़िंदगी में सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और सब कुछ इसी तरह ठीक ठाक चलता रहता, बस उस एक के आ जाने से सब तलपट हो गया था। मैं अभी 8वीं जमात में ही आई हूँ कि यकयक पाबंदियों की ज़द में आ गई। अल्मास ठीक तरह से चलो, अल्मास दुपट्टा तमीज़ से देख, अल्मास दुपट्टा तल अल्मास दुपट्टा तमीज़ से ओढ़ो, अल्मास कितनी टाइट शर्ट पहन रखी है, जाओ चेंज करो, अल्मास लड़कियों को इतनी ज़ोर से नहीं हँसना चाहिए, अल्मास अब साइकिल चलाना और लड़कों वाले खेल खेलना बंद कर दो, अल्मास घर के काम काज में भी हाथ बटाया करो। और ख़ास तौर पर अम्मी के जिस जुमले से मुझे सख्त नफ़रत थी, वो ये था, अल्मास अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। मुझे इन दिनों लगता था कि जैसे सारी हद तो मुझ पर ही लगने लग गई हैं। अल्मास लड़की नहीं, कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है। वैसे मेरा असल नाम अल्मास है भी नहीं। ये तो नानी का दिया हुआ नाम है, जिसके सब इस कदर आदी हो गए हैं कि मुझे अब इसी नाम से पुकारने लगे हैं। और जवाहिर आशाम अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक की हद तक ही महदूद रह गया है। या फिर मेरे स्कूल में और मेरी फ्रेंड्स मुझको जवाहिर कहती हैं। जवाहिर हशाम यानी कि मुझे पूरे 10 बरस तक अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने का शर्फ हासिल रहा। 10 बरस बाद हमारे दो भाई साहिबान अचानक ज़मीन पर टपकने अचानक ज़मीन पर टपकने वाले बारिश के कतरों की तरह मेरी दुनिया में आ गए। उससे मेरी इकलौती हैसियत में ज़रा शगाफ पड़ गए थे। फिर भी बड़ी आपी होने की वजह से मेरा अपने दोनों भाइयों पर खासा रोब था। मगर मैं महसूस कर रही थी कि अगर अम्मी की डांट फटकार का यही आलम रहा तो राह साह रोब भी जाता रहेगा। लिहाजा बादले नाख्वास्ता और ना चाहते हुए भी मुझे इन हदूद की पाबंदी करनी पड़ी। बचपन से निकलकर लड़कपन की कैफियत कुछ इस कदर लतीफ़ नहीं थी। मुझे तब्दीलियाँ पसंद नहीं आती थीं और अपना आप तो मुझे ज़हर लगने लगा था। मैं शक्ल से बेशक्ल होती जा रही थी, मगर जब कोई चीज़ सर पर मुसल्लत हो ही गई थी, तो चैलेंज को कबूल करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं खुद ब खुद राह रास्त पर आने लगी थी। अम्मी के कहने सुनने में भी कमी आती जब उन्होंने मुझे लाइन पर आता देखा। अलबत्ता इन दिनों मैं बहुत बेज़ार रहा करती थी। खुद से बेघर खुद से बेज़ार, घर से बेज़ार, लोगों से बेज़ार। हाँ, स्कूल में गुज़रने वाला वक़्त मुझे किसी नेमत से कम नहीं लगता था। मेरा ध्यान काफ़ी हद तक बँट जाया करता था। घर में आते ही चिड़चिड़ाहट मुझ पर मुसल्लत हो जाती। मेरा दिल चाहता कि बाकी तमाम वक़्त भी स्कूल में ही रहा करूँ। घर में चिड़चिड़ाहट मुझे इसलिए भी होती कि अम्मी अपने कामों में लगी रहतीं। अब वो ऑफ़िस से 8 बजे आते। दोनों भाई छोटे थे, जिनसे ना बात की जा सकती और ना ही उनसे खेलने को दिल चाहता था। वो दोनों तो आपस में ही इस कदर मगन रहते कि उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अपने घर के बरक्स मुझे नानी के घर ज़्यादा मज़ा आता था, या शायद मैं शुरू से ही ज़्यादातर वहीं रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा खुश भी वहाँ ही रहती थी। नानी के यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। वहाँ पर मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी और रोक-टोक भी नहीं थी। नानी और मेहर खाला मुझे डाँटती थीं, तब भी नानी और मेहर खाला मुझे डाँटती भी तभी थीं जब बहुत हद हो जाती थी। नानी तो बेचारी कुछ कहती ही नहीं थीं और मेरे एक ही मामा थे, सबसे अच्छे मुझे वो ही लगते थे। लेकिन वो अपनी जॉब की वजह से अक्सर देर से घर आते। फिर भी अगर मैं नहीं सो गई होती तो इनसे खूब डाँट पिटवाती थी। सब कहते थे कि मामा बहुत गुस्से वाले हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते। मुझे उनके बगैर चैन नहीं पड़ता था और अभी भी सुकून नहीं मिल और उन्हें भी सुकून नहीं मिलता था। जब नानी के घर गए मुझे बहुत दिन हो जाते तो मामा खुद ही मुझे लेने आ जाते। ओह! बात कहीं की कहीं निकल गई। मैं स्कूल का ज़िक्र कर रही थी। स्कूल में हमारे अच्छे दोस्तों पर मुश्तमिल एक ग्रुप था। हम सारी फ्रेंड्स आपस में बहुत क्लोज़ थीं। हम में तकरीबन हर बात डिस्कस हो जाती थी और बहुत ज़्यादा पर्सनल भी। मैं सब सुन तो लेती थी, मगर खुद अपनी पर्सनल डिस्कस करने से अवॉइड ही करती थी। मेरी सारी फ्रेंड्स बेहद शार्प थीं और इसलिए ज़्यादातर सरहद पार की फ़िल्में और इसकी ज़्यादातर वजह सरहद पार की फ़िल्में थीं। काफ़ी हद तक आज़ाद और बेबाक और मेरी फ्रेंड्स मुतासरीन में से थीं। वक्त से पहले बहुत मैच्योर और बड़ी-बड़ी। हमारा स्कूल को एजुकेशन था। लड़के-लड़कियों के अफेयर्स तो वहाँ बहुत आम सी बात थी। इस ज़माने में मैट्रिक क्लास सबसे आगे थी, क्योंकि सीनियर क्लास थी, लिहाजा आए दिन कोई ना कोई सनसनीखेज़ वाक़या ऑन एयर जारी रहता था। तरह-तरह की खबरें सुनने को मिलती। हम हर खबर बड़े मज़े से लेकर डिस्कस करते थे। अलबत्ता हमने सुना कि मैट्रिक क्लास कि फ़लाँ लड़की और फ़लाँ लड़का वॉशरूम में एक साथ पाए गए थे। अब अल्लाह जाने के क्या-क्या करते पाए गए। बहरहाल तब ये खबर सुनकर मैं और मेरी फ्रेंड्स बड़ा हँसी थी कि धत साथ पाए जाने के लिए सिर्फ़ स्कूल का वॉशरूम ही रह गया था। पूरे स्कूल में कोई और ढंग की जगह नहीं थी।
वैसे स्कूल का वॉशरूम भी एक क्लासिकल जगह होती है, जो वॉशरूम कम और इश्तिहार घर ज़्यादा लगता है। वहाँ क्या कुछ नहीं लिखा होता, हर दिन एक नई तहरीर का इजाफा नज़र आता है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि एक लड़के को किसी को ये बताने के लिए कि कोई और मुनासिब जगह होगी ही नहीं कि आई लव, और ये खैर बड़ा मासूम सा बेज़रर सा जुमला। वहाँ की दीवारों पर तो मुस्तकिल वहाँ की दीवारों पर तो मुस्तकबिल के सारे नक्शे खींचे होते हैं। ख़ानदान भर की मनसूबाबंदी हो जाती है, बच्चों तक के तस्करे पाए जाते हैं। प्लस और हर इस इक्वल टू का इस्तेमाल मैथ की किताबों में तो कम और वॉशरूम की दीवारों पर ज़्यादा होता है। मैट्रिक क्लास जितनी सीनियर होती है इतनी ही जलाको भी होती है, और 9th क्लास मैट्रिक क्लास को फॉलो करती है, फिर 8th क्लास क्यों किसी से पीछे रहे, ख़ास तौर पर वो जिस पर सरहद पार की फिल्मों का गहरा असर हो। इसकी ताज़ा मिसाल राबिया थी, जो मेरी ही क्लास ग्रुप में थी। बुरे ग्रुप में मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी से थी। हाल ही में उसकी 9th क्लास के लड़के फैज़ान से दोस्ती हुई थी। इसके बाद तो बस सारी दुनिया पर फैज़ान ही वही था। राबिया की हर बात फैज़ान से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती। मुझे लगता कि दोनों के दरमियान दोस्ती तो नहीं, कोई दूसरा ही अफेयर है। फैज़ान राबिया को ख़ासे कीमती गिफ्ट देता था, और हर अहम ओकेज़न पर कार्ड्स का तबादला होता। मौका बेमौका गुलाब दिए जाते। फैज़ान राबिया को ख़ासे बामायनी और अट्रैक्टिव कार्ड्स दिया करता था, और राबिया निहायत फ़ख्र से मुझे दिखाया करती। वो भी कोई ओकेज़न था जब फैज़ान ने राबिया को कार्ड दिया था, और सिर्फ़ गुलाब ही। मेरी तो आंखें इस कार्ड को देखकर ही फट गई थीं। कार्ड के 3 फ़ोल्ड्स थे। सबसे ऊपरी फ़ोल्डर पर अधखुला गुलाब, और दूसरे पर एक बच्चा एक बच्ची को गुलाब दे रहा था, और तीसरे फ़ोल्ड पर जो कुछ था वो बयान से बाहर। मैंने तो इस सुन दिमाग के साथ उसे कार्ड वापस कर दिया, और राबिया के पूछने पर कि ये कैसा है, मैंने मुँह बनाकर कहा था, निहायत बेहुदा। जवाबन राबिया खिलखिलाकर हँसी, और मुझे इसकी हँसी ज़हर लगी थी। राबिया ने मुझसे कहा, बेवकूफ़, कार्ड में जो इशारा दिया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करो। उसकी इस बात पर मैंने गौर से उसे देखा। राबिया मुस्कुरा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि राबिया अच्छी लग रही थी। इस वक्त वो खुद पर पहले से ज़्यादा तवज्जो देने लगी थी। उसमें काफ़ी स्टाइल आता जा रहा था। उसकी अदाएँ देखकर मुझे कुछ कुछ क्या बल्कि बहुत कुछ होता था। चाल में कशिश, आवाज़ में खुमार, बातों में नशा, हंसी में तरन्नुम, आंखों में सितारे, होठों पर तबस्सुम ख़त्म होकर नहीं देता था। राबिया के अलावा बाकी फ्रेंड्स की दिलचस्पियाँ पहले तो सिर्फ फिल्मों तक महदूद रही थी, मगर भला ये कैसे हो सकता था कि बाकी भी राबिया से मुतासिर ना होती और उसके नक्शे कदम पर ना चलती। आखिर खरबूजा ही खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। रानी और फाखरा ने भी अपने दोस्त ढूंढ लिए थे। शमा और नरगिस को ढूंढने की ज़रूरत ना थी, क्योंकि वो पहले ही मंगनी शुदा थी। इनके पास सुनाने के लिए अपने मंगेतरों के किस्से कुछ कम नहीं थे। रह गई मैं, तो इन सबके चाहने वालों के किस्से सुन सुनकर मुझे तो बोरियत होने लगी थी। जब राबिया तमतमाते हुए चेहरे और जोशीले अंदाज में अपने तजुर्बात मुझसे शेयर कर रही होती, तो मैं गाल पर हाथ जमाए उसकी शक्ल देखा करती थी। फैज़ान मुझे ज़हर लगा करता था, मगर मेरे ज़हर लगने से राबिया की सेहत पर भला क्या फ़र्क पड़ता? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं राबिया की बातों में दिलचस्पी लिया करती थी, बल्कि मैं तो इन दिनों सिर्फ अपनी बेज़ारी से जान छुड़ाना चाहती थी। इन्हीं दिनों मुझ पर इंकशाफ हुआ कि हमारी क्लास के राजी साहब मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए इस तरफ ध्यान दिलाने वाली भी राबिया ही थी। मर सा राजी उस दिन के बाद से मुझे जहर लगने लगा था, लेकिन ये सच था कि वो मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश करता था। हर बार जब वो मुझे मुखातिब करने की कोशिश करता, तो मेरा लहजा बिल्कुल पत्थर मार हो जाता। क्या है? और जवाबन हिकला कर रह जाता। राबिया को जब मेरी हरकत का पता चला तो उसने मुझे खूब लताड़ा। लेकिन यहाँ पर परवाह किसको थी? नतीजतन ये हुआ कि राज़ी पर चढ़ा भूत खुद ब खुद उतर गया, और वो खुद ही ठीक हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे राबिया की बातों से भी उलझन होने लगी। जब वो फैज़ान का ज़िक्र कर रही होती तो मेरा दिल चाहता कि उसके मुँह पर ज़िप लगा दूँ, और उसके सिरे पर बड़ा-सा ना खुलने वाला ताला भी डाल दूँ। बस अक्सर औकात में चिढ़कर उसको बस करने को कह देती, मगर तब मुझ पर नए सिरे से बेज़ारी तारी हो जाती। और अब की मर्तबा ये सिर्फ़ बेज़ारी नहीं थी, बल्कि मैं खुद तरसी का शिकार होती जा रही थी। जब मेरा मिजाज बहुत बुरा हो गया तो उस दिन न जाने क्या सोचकर मैं अब्बू के पास आ गई, और उनसे नानी के घर जाने की इजाज़त मांगी। हालांकि मैं हफ्ता भर रहकर 2 दिन पहले ही वापस आई थी। अब्बू ने चंद लम्हे को सोचा, फिर इजाज़त दे दी। मैंने नानी के घर फ़ोन किया तो मामा मुझे लेने के लिए आ गए थे। अब्बू से कहकर तो मैं 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन तीसरे दिन नानी ने अब्बू को फ़ोन कर दिया कि हम अलमास को अभी नहीं भेज रहे, ये कुछ दिन मज़ीद इधर ही रहेगी। मेरी तो कोई ईद हो गई थी। शाम में मामा आए तो उनके साथ मिलकर खूब मज़े किए थे। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो अजीब वाक़या हुआ। हमारी नानी फ्लैट में रहती थीं। जूँ ही मैं गेट में कंपाउंड के अंदर दाखिल हुई, उसी दम एक लड़का बाहर निकल रहा था। उसने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे। फिर वो बाहर निकल गया। मैं भी नानी के घर आ गई और भूल-भाल भी गई कि वाक़या क्या होगा।
मगर अगले ही दिन फिर ऐसा हुआ। मैं आ रही थी, वो जा रहा था। मैंने उसको इत्तेफाकिया वाक़ये के तौर पर लिया। मगर हुआ यूँ कि लगातार हफ़्ते भर ऐसा ही होता रहा। बीच में छुट्टी के 2 दिन आ गए, हफ़्ता और इतवार। पीर को फिर उसी वक़्त निकल रहा था, जब मैं अंदर आ रही थी। अब की बार उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दी। मैंने उसे मुस्कुराते देखा तो होंक हो गई और गड़ाम से नानी के घर चली गई। उसी दिन अब्बू मुझे लेने आ गए थे। अल्मास भाई, अम्मी अब्बू भाई याद नहीं आते क्या? अब्बू ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं चुप सी हो गई। घर में नहीं चलना क्या? उन्होंने मज़ीद पूछा। चलिए, मैंने बेतासुर लहजे में कहा था। अरे भई, अगर बच्ची नहीं जाना चाहती, तो इसे मत लेकर जाओ, हिशाम, नाना ने फ़ौरन कहा। अब्बू एकदम मुझे देखने लगे थे। मैं फिर आ जाऊँगी नाना। मैंने उन्हें तसल्ली दी और अब्बू के साथ चली गई थी। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई, तो ना जाने क्यों मुझे कल का वाक़या याद आ गया था। टाइम वही था, मुझे एकदम ख़्याल आया, आज भी वो आया होगा, यकीनन। मुझ पर अजीब-सी कैफ़ियत तारी हो गई। अपनी ये कैफ़ियत मेरी समझ से बाहर थी। वो अचानक मेरी ज़िंदगी में आई और अचानक ही गायब भी हो गई। मैंने पहली मर्तबा उसे तब देखा, जब मैं अपने दोस्त शहबाज़ के साथ उसके घर गया था। असल में शहबाज़ वग़ैरह नए-नए इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे और शहबाज़ का काफ़ी दिन से इसरार था कि किसी दिन वापसी पर उसके साथ चलूँ। हालाँकि शहबाज़ के फ्लैट्स मेरे घर के रास्ते में पड़ते थे, फिर भी कई बार मैं उसको टाल देता, क्योंकि मुझे पता था, मुझे 15 मिनट की भी देर हो जाएगी तो कोचिंग से लेट हो जाऊँगा। लेकिन उस दिन शहबाज़ ने इस कदर इसरार किया कि मुझे उसे टालते हुए शर्मिंदगी होने लगी। शर्मिंदगी मुझे और ज़्यादा यूँ भी हो रही थी कि जब से वो यहाँ शिफ्ट हुआ था, सुबह को मेरे घर आता था, हालाँकि उसे उल्टा पड़ता था। हम दोनों फिर साथ ही स्कूल जाते थे। मैंने उस दिन उसके साथ चलने की हामी भर ली। उसने स्कूल से वापसी पर मुझे अपना घर दिखाया। मैं उसके साथ वहीं खड़े होकर बातें करने लगा, मगर देर महसूस करने पर अपने घर आ गया। फिर ये मामूल बन गया था। उस दिन भी शहबाज के घर के बाहर खड़े-खड़े हम लोग थोड़ी देर तक बातें करते रहे। अब जो मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो ख़्याल आया कि बहुत देर हो गई है। लिहाजा उसे इजाज़त लेकर मैं मेन गेट से बाहर निकलने लगा, तो उसी वक़्त वो अंदर आ रही थी। मैं चिट्टी सी निगाह उस पर डालकर भागम-भाग घर पहुँचा था। फिर मुझे याद नहीं रहा कि किसी लड़की को देखा था। अगले दिन वापसी पर मैं फिर शहबाज के साथ था। उसे बातें-बातें करके आराम से जब अपने घर रवाना हुआ तो वह मुझे मिल गई थी। मैं उसे एक नज़र देखकर गुज़र गया, ये सोचकर कि इत्तेफ़ाक की बात है। इत्तेफ़ाक़ात तो दुनिया में होते ही रहते हैं, लेकिन हफ़्ता भर तक होने वाले इस वाक़ये को मैं इत्तेफ़ाक समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसीलिए जब वो मुझको अबीर को नज़र आई तो मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया था। बस मेरी उस मुस्कुराहट की उम्र थोड़ी ही थी, क्योंकि अगले दिन तो वो गायब हो गई थी। अगले दिन क्या, फिर तो वो मुझे 1 हफ़्ते बल्कि 2 हफ़्ते तक नज़र नहीं आई और मेरे मिज़ाज पर न जाने क्यों नामालूम सी बेचैनी मुसल्लत हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या मसला हो गया है। हालाँकि मेरी 16 साला ज़िंदगी में 20 लड़कियाँ मेरी नज़र से गुज़री थीं। खुद मेरी क्लास में 32 दाँतों की तरह 32 लड़कियाँ मौजूद थीं, मगर मैंने कभी किसी लड़की को काबिल-ए-इत्तना नहीं जाना था। फिर पता नहीं क्यों मैं उस लड़की के पीछे मरा जा रहा था, जिसका नाम तक मुझे पता नहीं था। मुझ पर बेकली तारी थी। उन दिनों मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। तबीयत अजीब सुस्त-सी रहती थी। मेरा कोचिंग जाने का दिल नहीं चाहता था और ना ही कराटे क्लब, जिसे मैंने बहुत खुशी-खुशी जॉइन किया था। मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। ऐन उन्हीं दिनों डिश एंटीना भी हमारे शहर में अचानक हमला-आवर हो गया। ऐसे ही जैसे कोई वायरल फ़ीवर जो अचानक ही शहर भर को अपनी लपेट में ले लेता है और लोग बिला तफ़सील इसके मुतासरीन में हो जाते हैं। शहबाज़ बहुत पहले ही मुझसे इसका तज़किरा कर चुका था। अब तो तुम्हारे मज़े आ गए, यानी बिल्कुल काम से गए। अब तो औकात-कार भी मुकर्रर नहीं होंगे। मैंने पहली मर्तबा उसके मुँह से डिश के प्रोग्राम उनका तज़किरा सुनकर कहा। वो बड़ी ज़ोर से हँसा था। अरे नहीं, तफरीह की चीज़ है, तफरीह की हद तक ही ठीक है। मैं किसी चीज़ को भी हद से ज़्यादा खुद पर सवार नहीं करता और ना ही होने देता हूँ। मेरे बड़े भाई का शान आदिल और छोटे भाई समान आदिल ने अब्बू से फरमाइश करके डिश एंटीना लगवा लिया था और ये बात कि दोनों ही खासे मसरूफ़ शख्सियात थीं। मेरे बड़े भाई ने एमबीए कर रखा था और मल्टीनेशनल कंपनी में एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट पर थे। शाम 7 बजे से पहले उनकी ऑफ़िस से वापसी ना होती थी। छोटे भाई सीए कर रहे थे, शाम में कोचिंग सेंटर में कॉमर्स की क्लासेस लेते थे। वो भी 8-9 बजे से पहले घर वापस नहीं आते थे। रह गया मैं टीवी देखने को वक़्त का ज़ियाँ ही समझता था। फिर इन दिनों तो मेरी दिलचस्पियाँ सिफ़र होकर रह गई थीं। मुझे भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। शहबाज़ की कंपनी में भी मज़ा नहीं आता था। कई बार तो उसने मुझे टोका भी और सिर्फ़ हूँ-हाँ कहकर रह गया था। मैं इन दिनों बहुत चिड़चिड़ा होकर रह गया था, एकदम बदमिज़ाज। मेरे घरवालों के लिए मेरे रवैये की इस तब्दीली को बहुत जल्द महसूस कर ले मेरे घरवालों ने मेरी रवैये की इस तब्दीली को बहुत जल्द महसूस कर लिया। महसूस करना ही था। मैं घर में सबसे छोटा था और बहुत लाडला भी। शोख़ी, शरारतें, ज़राफ़त, ज़िंदा दिली मेरे मिज़ाज का हिस्सा थी। सबको कुदरती तौर पर बेहद तशवीश हुई थी।
सब ने बेहद पूछा था। अब कोई ढंग की बात होती तो मैं किसी को बताता। सबके बेहद कुरेदने पर भी मेरे पास टालने के अलावा कोई जवाब नहीं था। घर वाले भी एक हद तक पूछ सकते थे। फिर आखिर वो भी पूछ पूछ कर थक गए और फिर पूछना ही बंद कर दिया। मैंने भी बड़ी कोशिश की कि खुद को संभाल सकूं और मैं अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। मगर तब मुझे चुप लग गई थी। कोई बात तो है ज़रूर। बड़े भाई जिनसे मैं बेहद करीब था मुझे सबसे अच्छे लगते थे। मैं उनकी मैं उनकी मानता भी बेहद था। उन्होंने उस दिन मुझसे यकीन से कहा था, तुम बताना नहीं चाहते तो दूसरी बात है। मैंने उनकी इस बात पर एतराफ़ तो किया कि हाँ, ऐसा ही है, मगर फिर भी उनसे कुछ कहा नहीं। इसी रात जबकि मैं टीवी लाउंज से गुज़रकर अपने कमरे में जा रहा था, तो बड़े भाई टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे। मैंने एक नज़र स्क्रीन पर डाली थी। समुद्री हयात से मुतल्लिक इस मंज़र ने मेरे कदम रोक दिए थे। मैं रुक कर देखने लगा। समंदर से मुझे मोहब्बत है और समुद्री हयात के मुतालिक जानने का मुझे बड़ा तजस्सुस रहता है। मछलियों की इकसाम, इनकी नमूदन और नमाइश, दुश्मनों से बचाव के तरीके, ये सब मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री में पहली बार हैमर हेड फिश भी देखी थी, जिसका हेड वाकई हैमर की तरह था। ये क्या रहा है बड़े भाई? मुझे एकदम थोड़ी दिलचस्पी हुई और मैं बड़े भाई से पूछने बगैर रह नहीं सका था। वो मुझे देखकर मुस्कुराए। ये मेरीन लाइफ के नाम से डॉक्यूमेंट्री आ रही है। अच्छा, मैं देख लूँ? मैंने बड़े भाई से गोया इजाज़त ली थी। हाँ, ज़रूर, आओ ना, बैठो। बड़े भाई ने सोफ़े की दूसरी तरफ होते हुए मुझे बैठने की जगह दी। मैं उनके बराबर में जा बैठा। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे थे? उन्होंने एक नज़र मुझे देखकर दोबारा स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए पूछा। जब जिस पर अब ब्लाइंड डॉल्फिन को दिखाया जा रहा था। मैं नमाज़ पढ़कर आ रहा था और अब यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करने जा रहा हूँ। मैंने स्क्रीन पर नज़र जमाते जवाब दिया। इस लम्हे मैं बिल्कुल ये बात भूल गया कि मैं किसी वजह से चिड़चिड़ा और बेजार भी था। एक मौका पर बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, इंटरेस्टिंग। बड़े भाई बेख्तियार मुस्कुराए थे। वो मुझे इन ब्लाइंड डॉल्फिन्स के बारे में मजीद कुछ मालूमात देते जा रहे थे। मैं मुतासिर हो गया। बड़े भाई, ये प्रोग्राम कब आता है? मैंने फ़ौरन पूछा। आता ही रहता है, उन्होंने मुस्कुरा कर बताया। ये तो बड़े काम की चीज़ है बड़े भाई। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ है तो, मगर तुम जानते हो ना कि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है, बड़े भाई ने कहा। तभी चैनल पर इश्तिहार आने लगे तो उन्होंने कौमी चैनल लगा दिया था। 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में 3-4 बार उन्होंने ऐसा ही किया, मगर मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि हम दोनों साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री पर तबसरे करते जा रहे थे। इतने दिन से मूड ऑफ क्यों था तुम्हारा? बड़े भाई भी बीच में अचानक पूछ बैठे और मुझे एकदम चुप लग गई थी। कोई ख़ास बात नहीं, मैंने बमुश्किल कहा था और उठ खड़ा हुआ। ये भी पूरी नहीं हुई, उन्होंने मुझे उल्टा देखकर कहा। मैं जानता हूँ, मैंने निहायत संजीदगी से कहा, फिर कभी देख लूँगा, कहकर मैं अपने कमरे की तरफ आ गया था। फिर मैं, जो 10 बजे सो जाने वालों में से था, उस रात पहली बार 11 बजे मैंने अपनी यूनिफ़ॉर्म पर इस्त्री की थी। साढ़े 11 बजे सोने लेटा तो सुबह फजर पर उठ नहीं सका था। रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी और उसकी सरासर वजह वो थी। मैं इस वजह से डिस्टर्ब था। उस दिन सुबह मेरा स्कूल जाने को भी कतई कोई दिल नहीं चाह रहा था। बाद नखास्ता स्कूल गया था और स्कूल से वापसी पर मैं शाहबाज के साथ चला तो आया था, अगरचे दिल बिल्कुल नहीं चाहता था। और उसी दिन वापसी पर मुझे वो नज़र आ गई थी। उस दिन उसे मुझे देख उस दिन उसे देखकर मुझे अपनी तमाम बेज़ारी और चिड़चिड़ाहट सब भूल गई थी। तुम इतने दिनों से किधर थी? मैं तुम्हें ढूंढता रहा। जब वो मेरे करीब से गुजरी तो मैं कहे बगैर न रह सका। उसने बड़े पत्थर मार अंदाज में पूछा था, क्यों भला? और इस क्यों भला का जवाब मेरे पास नहीं था। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचता रहा कि अजीब बेहस लड़की है। मैं एक अच्छी से बात कह रहा हूँ और मुझसे ये इस तरह से बात कर रही। उस दिन उसको देखने के बाद मैं बड़ा सरशार सा घर वापस आया था। मामूल के मुताबिक अपने सारे काम किए। सारे काम हो जाने के बावजूद वक्त गुजरने में नहीं आ रहा था। मुझे शिद्दत से कल का इंतज़ार था। अगले दिन मैंने फिर उसे देखा तो पूछा, क्यों भला? इससे तुम्हारी क्या मुराद थी कल? मुझे तंग मत करो, उसने रुखाई से कहकर कदम आगे बढ़ा दिए थे। मैं तुमको कहाँ तंग कर रहा हूँ? मैंने तो उसके साथ चलते हुए कहा था। मैंने उसके साथ चलते कहा। तंग तो तुमने मुझे कर रखा है। मेरा लहजा बेबस हो गया और मुझे ये कहते बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये डायलॉग्स सहन के किस गोशे और ज़ुबान के किस हिस्से से बरामद हो रहे हैं। मैं तो बस फिल्में भी इतने गौर से नहीं देखा करता था। चौकीदार देख रहा है, उसने आहिस्तगी से कहा और सामने वाले ब्लॉक में घुस गई थी। मैं हसरत तथा सा उसे जाते देखता रह गया। फिर एकाएक मुझे एहसास हुआ कि चौकीदार सिर्फ मुझे देख नहीं रहा बल्कि बुरी तरह घूर रहा था। मैं उसके घूरने की परवाह किए बगैर गेट से बाहर निकल आया था। अगले दिन मैंने शाहबाज से माजत कर ली कि वापसी पर आज मैं उसके साथ नहीं जा सकूंगा।
शहबाज ने वजह पूछी तो मेरे पास आए बाएं शाएं करने के अलावा कोई जवाब नहीं था। शहबाज ने लापरवाही से कंधे उचकाए और अकेला चल दिया। उसके रवाना होने के 10 मिनट बाद स्कूल से निकला था। जब शहबाज के फ्लैट्स आ गए तो मैं गेट से खासे फासले पर रुक गया। इस जगह दरख्त बकसरत होने की वजह से चौकीदार के बेंच पर नजर नहीं चौकीदार की बेंच नजर नहीं आ रही थी। मैं इंतजार करता रहा। 10 मिनट बाद बिलाखिर वो मुझे आती दिखाई दी। मुझे बाहर खड़ा देख यकीनन वो हैरान हुई होगी। फिर भी वो मुझे नज़रअंदाज करके आगे जाने लगी। तब मैंने जल्दी से उसका रास्ता रोका। अरे पिछले 10 मिनटों से तुम्हारे लिए खड़ा ख्वार हो रहा हूँ और तुम हो के चली जा रही हो रुके बगैर। मैं जल्दी जल्दी कहता रहा था। वो रुके बगैर चलती रही। हाँ तो मैंने कहा था, उसने तल्खी से पूछा। नहीं कहा तो कह दो, मैंने इत्मीनान से कहा। उसने रुककर बुरी तरह मुझे घूरा। चाहते क्या हो? तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैंने उसके घूरने की रत्ती बराबर परवाह किए बगैर कहा। तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिजाज दुरुस्त कर दिया करती हूँ मैं, उसने कड़क लहजे में कहा। मैं भी टेढ़े मिजाज का लड़का हूँ, इतनी आसानी से मिजाज दुरुस्त नहीं होंगे मेरे, मैंने उसके लहजे से मुतासर हुए बगैर लापरवाही से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चलने लगी। अच्छा नाम तो बताती जाओ, मैंने गेट आता देखकर जल्दी से पूछा। अलमास। खिलाफ तवक्का बड़ा मुख्तसर सा जवाब आया था। मैं अफनान, मेरे बताने पर उसने सर हिलाया। जब तक गेट आ चुका था वो अंदर चली गई। मैं रुके बगैर सीधा चलता रहा। वो अजीब ही लड़का था, ख्वाह मेरे पीछे पड़ गया। मैं ये समझ रही थी कि जिस तरह राजी को ठीक किया है उसे भी ठीक कर दूंगी, मगर वो राजी की तरह नहीं था कि मेरे ज़रा से कड़क लहजे पर हकलाने लगता या मेरे घूरने पर दबक कर बैठ जाता। उस पर ना तो मेरे घूरने का असर हुआ और ना ही कड़क कर बोलने का। हाजिर जवाब भी बला का था। मिलाकर मुझे ही चुप होते बनी। उल्टा मैं उससे मुतासर हो गई थी। वो राजी की तरह मरा हुआ चूहा नहीं था, बल्कि कद और सेहत में उससे कई ज़्यादा गुना था। शानदार लगता था। उस रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई। उसकी बातें मुझे याद आती रहीं। कैसे मज़े से मेरा नाम पूछा था और कितने आराम से अपना भी बता दिया। अफनान, मैं सोचती रही और मुस्कुराती रही। अगले दिन वो फिर मुझे रास्ते में खड़ा मिल गया। मैं जो रात भर उसे सोचती रही थी और स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लग सका था, उसे देखकर मुझ पर घबराहट सवार हो गई। मैं तेज तेज चलने लगी। अरे, ये तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? उसने मेरे साथ चलते पूछा। मुझे डर लगता है, आज वह जवाब देते हुए इकला रही थी। उसने रुककर हैरत से मुझे देखा। तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैं हुबाबा हूँ क्या? उसने जिस अंदाज में कहा मुझे बेख्याल हंसी आ गई। और क्या बचपन में अम्मी डराया करती थी, शरारतें करोगे तो हुबाबा ले जाएगा। मेरी रफ्तार बेख्तियार हल्की हो गई। वो बातें ही ऐसी करता, मज़ेदार और दिलचस्प। मैं उसकी बातों की आदी होती जा रही थी। उससे हर रोज़ मिलने लगी थी। मैं खुद उससे नहीं मिलती थी, वो खुद रास्ते में मुझसे मिलता। रास्ते पर होने वाली बातों की वजह से रास्ते का पता ही नहीं चलता था। हालांकि वो जिस जगह खड़ा होता इस जगह से नानी के घर तक का फासला 10 मिनट का था, लेकिन अब वो बावजूद मेरे आहिस्ता चलने के 2 मिनट में तय हो जाता। हर बात मुझे जब वो गेट पर छोड़कर आगे बढ़ता तो रुक कर कहता, ज़रूर, ये तो कुछ भी ना हुआ, तुम मुझे इतनी थोड़ी देर के लिए क्यों मिलती हो? हर बार मैं मुस्कुरा देती। नानी के घर रहते हुए मुझे हफ्ता भर भी ना हुआ था कि अबू मुझे लेने के लिए आ गए। मैं उन्हें देखकर बौखला सी गई। मैं भूल ही गई कि मेरी मुस्तकिल रिहाइशगाह तो नहीं है। अबू मुझे कभी भी लेने के लिए आ सकते हैं। साथ ही मुझे ये परेशानी भी खाई जा रही थी कि कल अफनान मुझे लेने आएगा और मुझे ना पाएगा तो कितना परेशान होगा। मेरी इस ब- मेरी इस मुश्किल को नानी ने आसान कर दिया, ये कहकर कि कल हम खुद ही अलमास को भिजवा देंगे। इस लम्हे मैंने सुकून का सांस लिया। अगले दिन मैं चुप-चुप सी थी। मेरी इस खामोशी को उसने महसूस कर लिया। उसने वजह पूछी तो मैंने सारी बात बता दी। वो भी इस लम्हे को चुप सा हो गया था। बाद में अगर इस मसले का हल भी निकल गया था, लेकिन फिर भी एक कबाहत थी। वो मेरे स्कूल आने का कह गया था, लेकिन मेरी फ्रेंड्स में से किसी ने देख लिया तो मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगेगा। मैंने संजीदगी से उसे बता दिया। बता नहीं रखा तुमने अपनी फ्रेंड्स को मेरे मुतालिक? उसने सवाल किया। नहीं, मैंने कद्दत से कहा। क्यों? उसने फौरन सवाल किया। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी बातें किसी और से करूं, मैंने संजीदगी से कहा। अपनी फ्रेंड से भी नहीं? वो बड़ी ज़ोर से हंसा, फिर कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही दिल चाहता है। मैंने भी तुम्हारा जिक्र कभी अपने इकलौते दोस्त शाहबाज से भी नहीं किया। अच्छा, तुम स्कूल की बैक साइड पर आना। हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। मैंने उसे बताया, बैक साइड पर रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। बैठ बैठ सकेंगे आराम से? उसने पूछा। और क्या करना है, बातें ही तो करनी है, मैंने आराम से कहा। चलो खड़े चलो खड़े होकर सही, फिर बैठने की जगह हम खुद ही देख लेंगे। अच्छा तो बस फिर सिर्फ 15 मिनट। यूँ उससे मेरे मिलने में किसी तरह का भी फ़र्क नहीं आता था। अगरचे ये सब बातें मुझे जहर लगा करती थी, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी इन बेहूदियों में इन्वॉल्व होती जा रही थी।
मुझे इस वक्त इस बात का भी डर नहीं लगता था कि किसी ने अगर देख लिया तो क्या होगा। होता रहे जो होना है। कुछ काम चोरी करने में ही मज़ा आता है, और गुनाह में तो यूं ही बड़ी लज्जत होती। उससे मिलना और बातें करना मुझे अच्छा लगता था। मैं उससे मिलना चाहती थी, बातें करना चाहती थी, उसको देखना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि क्यों, मगर बस वैसे ही बारहा मैंने सोचा, और फिर बिलाखिर एक दिन उसे पूछ भी लिया, अफनान हम क्यों मिलते हैं? इसीलिए कि मिलना अच्छा लगता है। उसने बगैर कोई देर किए फ़ौरन कहा, मिलना क्यों अच्छा लगता है? मैंने ज़िद करने वाले अंदाज में पूछा। इसीलिए कि तुम मुझे अच्छी लगती। उसने इत्मीनान से कहा। मैं तुमको क्यों अच्छी लगती हूँ? इसीलिए कि तुम अच्छी हो। उसने यकीन से कहा। अच्छा, तुमको मुझ में क्या अच्छा लगता है? मैंने अब की मर्तबा अल्फाज बदलकर सवाल पूछने की कोशिश की। उसने मुझे गौर से देखा तो फिर आहिस्तगी से कहा, तुम तो मुझे पूरी अच्छी लगती हो। क्यों भला? क्यों का क्या सवाल? तितली को फूल क्यों अच्छा लगता है? मछली को समंदर क्यों अच्छा लगता है? चांद को चमकना क्यों अच्छा लगता है? फूल का खिलना क्यों अच्छा लगता है? अगर इन सब सवालों का जवाब तुम मुझे दे दो, तो फिर मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि तुम मुझे क्यों अच्छी लगती हो। उसने कहा। मैं सोच में पड़ गई, लाजवाब हो गई। अच्छा, तुमको मेरे चेहरे पर क्या चीज़ अच्छी लगती है? मैंने सवाल बदल कर पूछा। वो मुझको देखता रहा, फिर शरारत से मुस्कुरा दी। क्या बता दूं? उसने शरारत से पूछा। बताओ ना। मैंने बहुत रोब से पूछा। तो सुन लो कि ना। उसने तस्दीक करने वाले अंदाज में पूछा। अरे अफनान, मैंने उसे घूरा था। अच्छा तो दिल मजबूत करके सुनना। तुम्हारे पिंपल्स। उसने निहायत शरारती अंदाज में कहा। मैंने उसके कंधे पर कई मुक्के जड़ दिए। अरे तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। उसने खुद को बचाते हुए कहा। एक तुम्हारे पिंपल्स और दूसरे तुम्हारे डिम्पल्स। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई थी, और काफ़ी दिन तक मुझे ये बात सोचकर हंसी आती रही। मेरे पूछने पर जब उसने मुझे बताया कि वो 8 क्लास में है, तो मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी दिखाई दिया करती थी। उसका कद काट तो जैसा उसका कद ताड़ जैसा था, लेकिन उसके ताड़ जैसे कद में भी बेहद कशिश थी। उसकी गोरी रंगत पर सुर्ख पिंपल्स बुरे नहीं लगते, बल्कि काबिल तवज्जो ही लगते थे। जब वो हंसती तो उसके गालों में अमीर भंवर पड़ते, और जब वो हंसती तो मुझे लगता कि मेरे इर्द गिर्द की दुनिया भी हंस रही, और जब वो चुप होती तो लगता कि मेरे आसपास की दुनिया भी चुप हो गई। मैं उससे हर रोज़ मिलता, हर रोज़ बातें करता, फिर भी अगले दिन के करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारी बातें जमा होती, और छुट्टी वाले दिन जब मैं उससे ना मिलता तो मुझसे वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता। इसीलिए जब उसने मुझे बताया कि वो अपने घर चली जाएगी, तो मैं परेशान सा हो गया था। तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा तो क्या करूंगा? मैंने परेशानी से पूछा। वो चुप सी हो गई थी। मैं चलते चलते रुक गया, एक नज़र उसे गौर से देखा। मिलने की क्या सूरत हो सकती है? मिलना बहुत ज़रूरी है क्या? उसने आहिस्तगी से कहा। मुझसे पूछ रही हूँ? अपने आप से तुमने कभी कभी नहीं पूछा? मैंने खफगी से कहा। मैं खुद से क्यों पूछूं? जवाब मुझे पता। हाँ, ज़रूरी है। उसने हल्के से कहा। तो मुझसे क्यों पूछा? मैंने रूठे हुए अंदाज में पूछा। बस वैसे ही। वो हल्के से मुस्कुराई थी। तुम्हारा जवाब सुनना था। मैं भी जवाबन मुस्कुरा दिया। चलो कोई रास्ता निकालते हैं। मैं सोच में पड़ गया, उसके यूनिफॉर्म को गौर से देखने लगा। अलमास, अ, सर तुम सरसीना ग्रामर स्कूल में पढ़ती हो ना? मेरे पूछने पर उसने इस बात में सर हिला दिया। तो मेरे स्कूल से तुम्हारे स्कूल का फासला ज़रा सा ही तो है, सिर्फ 15 मिनट का। मैं तुम्हारे स्कूल आ जाया करूँगा। ना सुबह आने का फ़ायदा है, ना दोपहर को। मुझे अब्बू छोड़ने और लेने आते हैं। उसने कतई अंदाज में कहा। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, अकेली स्कूल आ जा नहीं सकती? मैंने कदरे चिढ़कर कहा था। नानी के घर से भी तो अकेली ही जाती। नानी का नानी का घर स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और मैं बिल्कुल आती जाती नहीं हूँ। सुबह मामा मुझे स्कूल छोड़ जाते हैं। स्कूल से वापसी पर मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ होती हैं। मेरी फ्रेंड्स में से दो के घर रास्ते में पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा फासला तय करती हूँ कि नानी का घर आ जाता है, और अब तो वो भी अकेले मुझे तय नहीं करना पड़ता, तो मुझे मिल जाते। तुम्हारा स्कूल लगता कितने बजे है? मैंने अगला सवाल किया। 8 बजे। अब्बू कितने बजे तुमको छोड़ते हैं? 7:55 पर मुझे छोड़कर ऑफिस जाते हैं। अब अब्बू से कहना कि पौने 8 बजे तुमको छोड़ जाया करें। अब्बू तब तक जाते नहीं जब तक मुझे गेट के अंदर ज़्यादा ना देख लें, और एक मर्तबा कोई गेट से अंदर चला जाए तो उसे वापस छुट्टी के टाइम ही निकलने दिया जाता है। मसाइल 100,000 हैं। मैंने झुंझला कर कहा। और वापसी का क्या हिसाब है? छुट्टी कब होती? 2 बजे। मेरी पौने 2 बजे। तुम्हारे अब्बू कब तुमको लेने आते हैं? 2:30 बजे। अच्छा, बस मैं 2 बजे तक तुम्हारे स्कूल आ जाया करूँगा। तुम छुट्टी के बाद जितनी जल्दी निकल सको निकलना। अरे 5 मिनट तो लगेंगे। उसने गोया एहतजाजन कहा। नहीं लगने चाहिए। मैंने नहीं पर बतौर ख़ास ज़ोर देकर कहा था। वो मुस्कुराई, फिर एकदम संजीदा हो गई। अब क्या होगा? मैंने संजीदगी से पूछा।
जवाबन उसने मुझको जो वजह बताई उसे सुनकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन हर मसले का हल हुआ करता है, इसका भी था। और सिर्फ 15 मिनट की ये रोज मेरे लिए तो दिन भर के लिए काफ़ी थी। इसीलिए बल्कि अगले दिन के 2 बजे तक के लिए भी। और सिर्फ 15 मिनट की दौड़ मेरे लिए तो दिन भर के लिए भी काफ़ी थी, बल्कि अगले दिन के 2 बजे तक के लिए भी। स्कूल की छुट्टी होते ही मुझे भागने की पड़ जाती। अब तो शहबाज के साथ जाना भी मैंने छोड़ दिया था। कई बार उसने मुझसे पूछा भी, मैंने टाल दिया। मगर उस दिन शहबाज ने मुझको पकड़ ली। अफनान, क्या मसला है? छुट्टी होते ही तुम ऐसे भागते हो जैसे किसी को टाइम दे रखा हो। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा तो मैं छटपटा गया। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने मरे हुए लहजे में कहा। आज मेरे साथ चलो फिर, उसने हुक्मी अंदाज में कहा। क्यों भला? मैंने मुंह बनाकर पूछा। और फिर अम्मी से क्या कहूँगा? शहबाज हंसा था। अरे भाई, रास्ते में आंटी से कहते जाना, कल मैं मूवी लाया था, सुबह से मुसीबत थी, दोनों मिलकर देख। मोहब्बत से मुसीबत तक, दोनों मिलकर देखेंगे। क्या? मैं चीख पड़ा। अरे यार, तेरे साथ मुसीबत क्या है? उसने चिढ़कर पूछा। अबे यार, तो तेरे साथ क्या मुसीबत है? मैंने भी चिढ़कर कहा। घड़ी देखी तो 1:50 हो रहे थे। मैं दिल ही दिल में सख्त जुज्बस हो रहा था। शहबाज किसी तौर मुझे साथ लिए बगैर टलता दिखाई ना दे रहा था। कितनी मर्तबा देखा तो देखेगा तू ये मूवी? मैंने बेजारी से कहा। शहबाज हंसने लगा। और तूने तो देखी ही नहीं होगी। जी नहीं, दोस्तों के बेहद असरार पर वो बेकार मूवी मैंने भी देख ली, मैंने मुंह बनाकर कहा। उस दिन उससे एक दिन पहले अलमास भी मुझे उस मूवी का तस्करा कर चुकी थी और मैंने उसका बड़ा मजाक बनाया था। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैंने साफ गोई से कहा था। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है यार, शहबाज ने मुस्कुरा कर बताया। अच्छी? क्या है उसमें अच्छा? पहली बात तो ये कि मुझे फिल्म के टाइटल से ही इख्तलाफ है, मैंने मुंह बनाकर कहा। एंड तो इसका और भी वाहियात है। लो भला बताओ, ये कोई तुक है? 3 घंटे की फिल्म देखने का कोई फायदा नहीं, हीरो हीरोइन मर जाते हैं। शहबाज हंसने लगा। मेरे भाई, मोहब्बत मरकर ही अमर होती है। शहबाज ने गहरे लहजे में कहा। नहीं, मैंने सख्ती से तरदीद की। मोहब्बत में मिलना ज़रूरी होता है। और मिलने से मुझे एकदम अलमास याद आ गई कि मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दो तो इधर ही बच गए थे। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ? चल बुनकर मैंने शहबाज से पूछा। जाइए सरकार, आप रुकने वालों में से कहाँ हैं? शहबाज की मुस्कुराहट मुझे चिड़चिड़ाहट में मुब्तला कर देने वाली थी। मैं भागम भाग अलमास के स्कूल पहुंचा। मुझे तो उस दिन कह रहे थे कि स्कूल सुकून से बैठ जाने के बाद अलमास ने शिकायती अंदाज में कहा। सॉरी यार, वो शहबाज है ना, मोहब्बत से मुसीबत तक को लेकर बैठ गया था। मैंने झुंझुला कर कहा। अलमास मुझे चुपचाप देखे गई। ऐसे क्या देख रही हूँ? मैंने गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। सोच रही हूँ कुछ, उसने धीमे से कहा। क्या भला? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मोहब्बत क्या होती है अफनान? चंद लम्हे बाद उसने मासूमियत से पूछा। ला हौला वला कुव्वत, अब ये मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गई? मैंने झुंझुला कर कहा। तो अफनान, मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या है? उसने पूछा तो। अच्छा सवाल है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। जिस दिन जवाब मिल जाएगा तुम्हें बता दूंगा। उस रात मैंने बहुत सोचा और अगले दिन उससे कहा था। अलमास, तुम ज़मीन हो और मैं तुम्हारे ऊपर गिरने वाला सेब हूँ। अलमास, तुम मैग्नेट हो और मैं लोहे का टुकड़ा हूँ। हमारे दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेब को अपनी तरफ खींचती है, जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स जो लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचती है। मैं कहता हूँ अलमास चुपचाप मुझे देखे गई। मैं कहता रहा। अलमास चुपचाप मुझे देखती रही। अलमास, मुझसे शादी करोगी? बिना सोचे समझे मैंने बेख्तियार कह दिया। तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं भी तुमसे कर लूँगी। ये कहते हुए अलमास के होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। मैं उसे देखता रहा, फिर बोला। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं मामा से कहूँगी, वो मेरी कोई बात नहीं टालते, उसने दावे से कहा था। तुम्हारे मामा कुछ ना कर सके तो? मैंने खदशे से पूछा। ऐसा नहीं हो सकता, उसके लहजे में बेयकीनी थी। हो गया तो? मेरे लहजे में अभी भी खदशा था। तो फिर हम घर से भाग जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहब्बत से मुसीबत तक में हीरो हीरोइन भाग जाते हैं, उसने सरगोशी में कहा। धत, भाग जाएंगे कहाँ? मैं तो किसी पहाड़ी इलाके से भी वाकिफ नहीं हूँ, मैंने परेशानी से कहा। जहाँ पर जाकर हम अपना घर बना सकें। फिर एकदम अलमास से पूछा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें रोटी पकानी आती है? नहीं तो, मुझे तो आटा भी गूंदना नहीं आता, उसने कदर शर्मिंदगी से बताया। हाँ, तो तुम मुझको खिलाओगी क्या? मैंने परेशानी से पूछा। तो मैं सीख लूँगी ना, उसने रोहन से होकर कहा तो मुझे हंसी आ गई। मेरा हाल भी यानी फिल्म के हीरो की तरह होगा। मैं तुमको रोटी पकाना भी सिखाऊंगा और तुम्हारी बनाई हुई जली रोटी भी खाऊंगा। अफनान, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अलमास ने रोहन से होकर कहा। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि रोटी पकानी तो तुमको आनी चाहिए ताकि मैं भूखा ना मरूं, मैंने हंसकर कहा। वैसे मेरे बड़े भाई छोटे भाई को बड़ी अच्छी रोटी पकानी आती है। तो तुम हार
बड़े भाई और छोटे भाई रोटी पकाते हैं? उसके लहजे में बहुत एहतजाब था। क्यों, तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? मैंने उससे कहीं ज़्यादा हैरत से पूछा। मैंने आज तक किसी हजरत के बारे में ये नहीं सुना कि वो रोटी पकाते हैं। उसने तस्लीम कर लेने के लिए अंदाज में पूछा था। लो, तो फिर होटल्स रेस्टोरेंट्स में क्या होता है? वहाँ खवातीन तो नहीं पकाया करती। मैंने गोया उसकी मालूमात पर अफसोस जाहिर किया। वो और बात है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। अलमास ने बड़ी बेपरवाही से कहा। मेरे बड़े भाई भी किसी प्रोफेशनल से कम नहीं। ऐसी क्लासिकल रोटी बनाते हैं कि खातून भी क्या बनाती होंगी। बल्कि अब तो मुझे अम्मी के हाथ की रोटी का जायका भूलता जा रहा है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम अम्मी ने रोटी कब बनाई थी। मैंने जहन पर जोर देते कहा। मुझे अजीब सा लग रहा है ये सुनना। तुम्हारी अम्मी रोटी क्यों नहीं पकाती? उसने मासूमियत से पूछा था। असल में ज़्यादा देर अम्मी से बैठा नहीं जाता और वो ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह सकती। उनके पैरों में वर्म आ जाता है। लेकिन तुम पहले ही सुन लो, मैं तुमको बता दूं कि मेरे बड़े भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं आता। मेरे बड़े भाई और अम्मी ने मुझे कुछ ऐसा करने को नहीं कहा। मैं अपनी ज़ाती काम तो कर लेता हूँ, लेकिन किचन से मेरा दूर तक कोई वास्ता नहीं और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। और फिर तुम्हारे होते हुए बड़े भाई से रोटी पकवाना तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो क्या सिर्फ रोटी पानी में भिगो भिगो कर खाओगे? साफ क्यों नहीं कहते कि तुमको पूरा खाना पकाना आना चाहिए? अलमास ने रोते हुए अंदाज में कहा था। फिर कहना मेरे कपड़े फट जाएं तो तुमको सीना सिलाना भी आना चाहिए। फिर अगर मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे तो सुई तक पकड़नी नहीं आती, फिर तुम कुछ कहोगे। और अब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम खुद क्या करोगे, तो क्या कहोगे? तुम्हें पैसा कमाना आना चाहिए ना? हाँ तो कमाऊंगा ना, मैंने दावे से कहा। ओहो, तुम कमाओगे? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारी तो अभी तक शेव भी पूरी नहीं आई। हाँ तो उस वक्त तक आ जाएगी ना। अच्छा तो तुम मुझको पहली चीज़ क्या खरीद कर दोगे? उसने इस्ताक से पूछा था। तुम बताओ तुम क्या लोगी? मैंने उसे देखते हुए दिलचस्पी से सवाल किया। उसने एक लम्हे को सोचा, फिर मुझसे कहा। कुछ नहीं, तुम चाहिए हो बस। इसका जवाब मुझे गरूर में मुब्तला कर दिया। उस दिन मैं बेहद खुश था, बल्कि अब तो हर आने वाला दिन खुशी से भरपूर था। उस दिन भी अलमास से मिलने के बाद मैं सरशार सा घर पहुंचा। घंटी बजाने के लिए मैंने जो ही हाथ बढ़ाया तो पड़ोस वाली आंटी ने अपना दरवाज़ा खोलकर झाँका। अफनान, तुम्हारी अम्मी ज़रा मार्केट तक गई हैं, ये चाबी दे गई हैं। उन्होंने चाबी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने शुक्रिया के साथ उनसे ले ली थी। ये कोई बात नहीं थी। अम्मी अक्सर मार्केट जाती थीं तो पड़ोस वाली आंटी को चाबी दे जाया करती थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और टीवी लाउंज में सोफे पर बैठ गया। मैं अल्मास को सोच रहा था। आज पहली बार मैं अल्मास के बहुत करीब बैठा था, वरना आमतौर पर वो मैं खुद ही उससे फासला रखने का आदी था। मुझे चिचोरी हरकतों से चिढ़ थी, बहुत नफरत थी। हम अकेले में मिलते ज़रूर थे, मगर मैंने कभी कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। बस आज ही मैं पहली बार उसके इतने करीब बैठा था कि हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर झूलती लट को पकड़ लिया था, जो अक्सर हेयर बैंड में कैद से आज़ाद रहा करती थी और जैसे वो बार बार कानों के पीछे ही करती रहती थी। मैं उसके वजूद से उठती उस महक को भी महसूस कर सकता था, जो अजीब गच्ची गच्ची सी भीनी और सूंधी थी और मेरे ख्याल के मुताबिक किसी परफ्यूम इतर या सेंट की तो नहीं थी। अलमास, तुम क्या परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? मैंने बेख्तियार से पूछा। परफ्यूम? उसने हैरत से मुझे देखा। मैं तो मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। बचपन में एक ही टल्कम पाउडर इस्तेमाल करती चली आ रही, इस वक्त भी वही लगाया हुआ है। कमाल है, मैंने ताज्जुब से कहा। टल्कम पाउडर इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू क्यों आती है, जैसे जैसे मैं सोच में पड़ गया। तशबीह देने के चक्कर में जहन पर जोर डालने लगा। जैसे क्या? अलमास ने सवाली नज़रों से मुझे देखा। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। जैसे कच्चे अमरूदों, कच्चे आमों, कच्चे लीमू से आती है। मुझे बिलाखिर जवाब सोच ही गया था। अलमास बहुत हंसी। अफनान, मुझे लगता है कि तुम्हें कच्ची चीज़ें बहुत पसंद हैं। हाँ, मैंने सादगी से कहा। पसंद तो है, क्योंकि जब तक चीज़ कच्ची नहीं होगी तो पकेगी कैसे? कच्चे अमरूद कभी तुमने खाए हैं? अलमास ने पूछा था। कच्चे अमरूदों का जायका मुझे पसंद है। मैंने कच्चे अमरूदों का जायका महसूस करते हुए कहा। अलमास हंसने लगी। पागल, कच्चे अमरूद खाकर पेट खराब हो जाता है। मैं भी हंसने लगा, फिर पूछा। और कच्चे आम खाकर? गला, उसने फौरन कहा और हंसने लगी। मैं भी हंस पड़ा। काफ़ी देर तक हम दोनों पागलों की तरह हंसते रहे। फिर मैंने ही हंसी रोककर पूछा। अच्छा ये बताओ कि कच्चे आमों का एक मखसूस नाम होता है ना? क्या भला? केरी? उसने मासूमियत से बताया। मेरी सब फ्रेंड्स बड़े शौक से खाती हैं केरी, कटारे, इमली वगैरह। और तुम नहीं खाती? मैंने दिलचस्पी से पूछा था। मुझे खटास ज़्यादा पसंद नहीं, उसने मुंह बनाकर कहा। मुझे नमकीन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मसलन नमकीन बादाम, नमकीन पिस्ते, करारे चिप्स, कुरकुरे, फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने फ़ौरन मतलब का सवाल किया था। ये क्या सवाल हुआ? खाने पीने के बीच तुम कहाँ से आ गए? उसने एतराज़ करने वाले अंदाज में कहा। मेरी बात का जवाब दो ना।
मैंने इसरार किया। तुम? वो जैसे सोच में पड़ गई। तुम भी नमकीन नमकीन से ही लगते हो। आहा! मुझे चखे बगैर तुमने कह दिया कि नमकीन नमकीन सा लगता हूँ। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अब तुम कोई कबाबों का मसाला तो हो नहीं जो मैं चखूं। उसने बुरा मानने वाले अंदाज में कहा। मैं उसके इस अंदाज पर बेहद हंसा और वो कह रही थी, मैंने तो आज तक तुमसे नहीं पूछा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तुम ना भी पूछती तो मैं तुमसे कहता कि मीठी मीठी सी लगती हो। मैंने इत्मीनान से कंधे उचकाकर कहा, अरे वाह, मैं कोई रसगुल्ला हूँ जो मीठी मीठी लगती हूँ। उसने इसी अंदाज में कहा। मैं उसकी बात पर काफ़ी देर तक हंसता रहा। खुद ही हंसने वाले पागल होते हैं। मिलाकर उसने चिढ़कर कहा था, नहीं, मैं यूं ही हंस रहा हूँ कि तुम रसगुल्ला हो भी नहीं सकती। होगी तो रसगुल्ली होगी। उसने मुझे देखा, मुझसे हंसी रोके नहीं रुक रही थी। हालांकि ये कोई ऐसे हंसने वाली बात तो थी नहीं, मगर शायद मिजाज से बचपना पूरी तरह रुखसत थोड़ी हुआ था। अलमास भी एकदम हंस पड़ी। मैंने तभी एकदम उसे देखा। उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स ने मेरी तवज्जो खींच ली थी। ये पहली बार था जो मैंने हंसते हुए उसको यूं गौर से देखा था। मेरा एकदम दिल चाहा कि उसके गाल पर उंगली रखकर देखूं, उसके गाल के अमीक भंवर की गहराई महसूस करूं। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। नहीं, अभी नहीं। मुझे फौरन ख्याल आया था। मैंने एकदम हाथ पीछे कर लिया। अलमास अभी भी आंखें बंद किए हंस रही थी और मैं एकटक उसे देख रहा था। तभी उसने एकदम चौंक कर घड़ी देखी। अरे, 2:25 होने वाले हैं, अब्बू आते ही होंगे, कहकर वो उठ खड़ी हुई। क्या मुश्किल है, तुम्हारे अब्बू कभी लेट नहीं हो सकते। मैंने झरबुन कर सोचा था। वो मुस्कुराई थी। अफनान, तुम तो बस ढाई इतनी जल्दी क्यों बजाते हैं। मैंने गोया शिकवा किया। अभी बजे नहीं हैं। उसे तसल्ली की। जाते जाते बच जाएंगे। अरे सुनो तो। मैंने जो उसे जाते देखा तो वहीं से आवाज़ लगाई थी। क्या हुआ? उसने पलटकर मुझे देखा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैंने सादगी से कहा। क्या होना था? उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। जब होना होगा तब तो तुमको बता दूंगा। अभी तो मुझे कुछ कहना था। कह भी चुको, उसने सर पीट कर कहा और आगे चल दी थी। तुम मुझको अच्छी लगती हो, मैंने वहीं से चीख कर कहा। उसने पलटकर मुझे घूरा। लाउड स्पीकर दे दूं तुमको? सारी दुनिया में नशर कर देना। मैं ऐसा कर भी दूंगा, मैंने मुतासिर हुए बगैर कहा। डरता वरता नहीं मैं किसी से। वो भागकर मेरे पास आई। अफनान, तुम पागल हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने इत्मीनान से कहा। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं ये भी जानता हूँ, मैंने सुकून से कहा। वो मुझे देखती रही, फिर कहा, वैसे एक बात है। क्या भला? मैंने तजस्सुस से पूछा। तुम भी मुझको अच्छे लगते हो, उसने आहिस्तगी से कहा। डरपोक, क्या तो तुम इतनी आहिस्ता रही हो जैसे चोरी कर रही हो। मैंने उसे जोश दिलाने की कोशिश की। उसने मुझे घूरा लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं बहुत देर तक याद करता रहा और मुस्कुराता रहा। फिर एकदम से मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी थी जो 3:15 बजा रही थी। 15 मिनट बाद कोचिंग में क्लासेस शुरू होने वाली थी और मैं नहीं, अभी तक नहाया भी नहीं था, ना कपड़े बदले थे और ना ही खाना खाया था। अगर मैं जल्दी जल्दी सारे काम करके भी 3:30 बजे तक निकलता तो 5 मिनट में कोचिंग पहुंच जाता, लेकिन मेरा तो सोफे पर से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। भूख मुझे बिल्कुल नहीं लग रही थी। हालांकि कल ही अम्मी ने मुझे टोका भी था। अफनान, मैं देख रही हूँ तुम अपनी सेहत के मामले में दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हो। और मैंने हंसकर अम्मी से कहा, कैसी बातें करती हैं अम्मी? सेहत देखिए मेरी, लगता हूँ कहीं से 16 साल का, 19-20 से कम का भी नहीं लगता। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मगर बेटा, अपना ख्याल रखा करो, अपनी सेहत की हिफाजत करो। फ़ायदा तो तुमको ही होगा। मैंने मुस्कुराकर सर झटका। फिर मुझे एकदम याद आया, आज फिजिक्स की क्ला आज फिजिक्स की क्लास भी तो है। छोड़ो, एक आध क्लास छूट जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने लापरवाही से सोचा और मुझे याद आया कि पिछले ही दिनों शाहबाज ने मुझसे कहा था, अफनान, तुम कोचिंग बहुत इरेगुलर होते जा रहे हो। मैं सटपटाया ज़रूर था, मगर उसकी बात उड़ा दी थी। मैंने याद आने पर लापरवाही से कंधे उचका दिए। वक्त कैसे गुजरे कि कल आ जाए। मैंने बोरियत के आलम में सोचा। फिर बातें नवास्ता उठकर कपड़े बदले, कोचिंग गया, कराटे क्लब भी चला गया। वापस आए तो सिर्फ 7:30 बजे थे। उस दिन इत्तेफाक था कि अब्बू जल्दी आ गए और बड़े भाई तो आ ही चुके थे। उस रात जब बड़े भाई स्पोर्ट्स चैनल देखने के लिए बैठे तो मैं भी उनके साथ ही बैठ गया था और उनका बहुत दिमाग चाटा था। बड़े भाई फुटबॉल का मैच भी देख रहे थे और मुझसे बातें भी करते जा रहे थे। मैंने भी उस दिन खूब ढेर सारी बातें की थी और इस वक्त टीवी लाउंज के पास से गुजरते अब्बू मुझे इतने अच्छे मूड में बड़े भाई से बातें करता देख कदरे हैरान हुए थे। इस लड़के के मिजाज का भी कुछ पता नहीं चलता, कब क्या हो जाए। सर झटक कर कहते हुए अब्बू आगे बढ़ गए थे। आज तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मूड खासा खुशगवार है। बड़े भाई ने मुझे देखकर मुस्कुराते कहा। मैं खिलखिलाकर हंसा। ये बात तो ठीक है। बात क्या है आखिर? अब वो मुझे छेड़ रहे थे। बात तो ऐसी कोई खास नहीं। मैं उन्हें बताता मैं उन्हें बताना चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पा रहा था। चलो, तुम तो आम ही बता दो, उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। मैं एकदम चुप हो गया। अच्छा छोड़ें इस बात को। आप ये बताएं कि आज भी
मेरीन लाइफ आ रहा होगा या नहीं? मैंने एकदम से मौजू बदल दिया। बिल्कुल आ रहा होगा, उन्होंने सर हिलाकर कहा। बस ये आखिरी मिनटों का खेल और रह गया है। वो देख लूँ फिर तुम मेरीन लाइफ देख लेना। बल्कि तुम भी मैच देखो ना। कितने मज़े का दौर चला। उन्होंने उन्होंने स्क्रीन पर नजरें हटाए बगैर कहा था। मुझे फुटबॉल से दिलचस्पी नहीं है। हाँ, क्रिकेट होती तो दूसरी बात थी। इसका भी तो जुनून नहीं मुझे। मैंने गोया साफ इनकार कर दिया। ओह! गोल हो गया। बड़े भाई की जोशीली आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनका ध्यान मेरी बात पर नहीं था बल्कि पूरी तरह से मैच पर था। बिलाखिर मैच ख़त्म हो गया। यार, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। बड़े भाई के लहजे में मुतासिर हो जाने की सी कैफियत थी। टीम की कारकर्दगी लाजवाब थी, बेहद शानदार। और देखो ये मैचेस भी तो होते हैं, देखकर मज़ा आता है। एक तुम्हारे क्रिकेट मैचेस होते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहो रिजल्ट के इंतज़ार में। पता चला कि मैच ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब समझ में आया। तो आज आप इसी खुशी और एक्साइटमेंट के मारे जल्दी आए? अरे नहीं, बड़े भाई एकदम हंसे थे। जल्दी तो आना था, मुझे अलबत्ता ये घर पहुंचकर याद आया कि आज मैच भी आना है। वो ये कहते उठ खड़े हुए और रिमोट मेरे हाथों में देकर कहा, और तुम ये रिमोट पकड़ो, मेरी लाइव देखो, मैं ज़रा किचन देखाऊं। रोटी पकाएं, रोटी पकाएंगे आप? मैंने रिमोट पकड़ते उन्हें गोया छेड़ा था। हाँ तो? वो रुककर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगे। सच्ची भाई, ऑफिसर लेवल के आदमी हैं आप। आपके मातहत आपको घर में इस तरह काम करते देख लें तो क्या मज़े आए। मैंने हंसकर कहा। तो देख लें, इसमें क्या बड़ी बात है। आदमी अपने घर में काम नहीं करेगा तो क्या कहीं और करेगा। बड़े भाई ने मुस्कुरा कर कहा। फिर यकबयक संजीदा से हो गए। असल में अपना, हम मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे जितने भी बड़े ऑफिसर बन जाएं, हमारी क्लास हमारी रगों से नहीं जा सकती। और यहाँ बात सिर्फ क्लास की नहीं बल्कि तरबियत की भी थी। बड़े भाई संजीदगी से कह रहे थे। मैं ऑफिसर अपने ऑफिस में हूँ, यहाँ इस घर में घर का एक फ़र्द हूँ। बहैसियत घर के फ़र्द मेरी कुछ जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब तक उन्हें जितना करना था कर लिया। अब वाकई उन्हें आराम करना चाहिए। इसके बावजूद वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो ये उनकी हिम्मत है, हमारी कोई बहन नहीं। ये हमारी मजबूरी है, वरना ये वक्त आज हम पर कभी भी ना आता। अम्मी मुलाजमों पर भरोसा नहीं करती, ये अम्मी की नेचर है। इस बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हम बाजार की रोटी खा नहीं सकते, तो ये हमारा नखरीलापन है। अब नखरे तो उठाने पड़ते हैं ना। आदमी अपने नखरे नहीं उठाएगा तो फिर किसी और के उठाएगा। उन्होंने तो गोया मुझे लेक्चर ही दे दिया था। तो बड़े भाई, इसका हल बड़ा सीधा सा है, आप शादी कर लें। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। हैं? उन्होंने बड़ी हैरानी से मुझे देखा। जाहिर है इस किस्म की कोई भी बात पहली मर्तबा उनसे की थी, उन्हें तो हैरान होना ही था। सच बड़े भाई, आप ऑफिस से पहले ही इतना थक कर आते हैं, तब आपको दोहरी मुशक्कत करनी पड़ती है। मैंने इत्मीनान से कहा। एक बात तो बताओ, ये आइडिया तुम्हारे जहन में कैसे आया? वो मुस्कुराए थे। बस यूं ही आ गया, मैंने लापरवाही से कहा। भाई ये तो सरासर अम्मी का काम है। बड़े भाई ने लापरवाही से कंधे उचका कर कहा। और जो मैं अम्मी को एक्टिव कर दूं और जो मैं अम्मी को एक्टिवेट कर दूं? मैंने शरारत से पूछा था। बड़े भाई ने पूरी आंखें खोलकर मुझे देखा। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे? आप ही के फ़ायदे की बात बोल रहा हूँ। मैंने बड़े भाई के जुमले का असर लिए बगैर कहा। अच्छा जी, अब आप ही तो मुझे बताएंगे ना कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है और नुकसान किस चीज़ में। बड़े भाई ने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाते कहा। मैंने इस बात पर कुछ कहा नहीं तो अलबत्ता खिलखिला कर हंस ज़रूर पड़ा था। बड़े भाई सर झटक कर मुस्कुराते आगे बढ़ गए थे। मैं मेरी लाइफ में मुनहमिक हो गया। जब मैंने मामा से डिश एंटीना लगवाने की फरमाइश की तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दी। मैंने लाख दलीलें दी, बड़ी बहसें की, मामा तैयार ना हुए किसी तौर। अब्बू तो पहले ही तैयार ना थे और अब तो मामा भी हम ख्याल हो गए थे। मैं चिढ़ गई, जली भुनी, मगर जाहिर है कि कुछ कर नहीं सकती थी। इन्हीं दिनों म्यूजिक वीडियो का नया ट्रेंड चला था हमारे यहाँ और भी टीवी के हमारे यहाँ और हमारे टीवी ने वो वीडियोस दिखा दिखा कर दिमाग ख़राब कर दिया था और दिल भी। ज़्यादातर वीडियोस में एक हीरोइन होती और एक हीरो। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। खूबसूरत सी हीरोइन आगे आगे जाती है और उसके पीछे पीछे ख्वार होता हीरो। और सिर्फ म्यूज़िकल वीडियोस पर ही क्या, मौक़ूफ़ फ़िल्मों में भी यही होता। हमारे तो टीवी से नशर होने वाले ड्रामों में भी वही एक किस्सा होता। सारे ड्रामे कहानियाँ एक जैसी होती हैं। एक हीरोइन होती है और एक हीरो। सारी कहानी उनके गिर्द घूमती रहती है। अक्सर मुझे अपना आप किसी हीरोइन और अफनान किसी हीरो की तरह ही लगता था। वैसे एक बात है, अफनान किसी हीरो से कम थोड़ी है। इसका ऊंचा लंबा कद, शानदार बिल्ड थी, स्याह सिल्की बाल, गहरी स्याह आंखें, लंबी घनी पलकें, साफ सांवला रंग था। अपनी यूनिफॉर्म मैरून पैंट, स्काई ब्लू शर्ट में वो शानदार लगता था। मैरून जमीन और स्काई ब्लू स्ट्रिप्स वाली
टाई ढीली होकर उसके गले में झूलती रहती थी। कॉलर बटन में से कॉलर बटन मैंने उसका कभी बंद नहीं देखा था। इस लापरवाही अंदाज के साथ वो और भी अच्छा लगता था। अफनान जब बोलता था तो मेरा रुआ रुआ कान बन जाता, और जब हंसता तो लगता कि कायनात थम गई। ओफो, ये म्यूजिकल वीडियो के बीच में अफनान कहाँ से आ गया? मैं तो अपने टीवी का जिक्र कर रही थी। खैर से हमारे टीवी से भी बड़े अच्छे अच्छे रोमांटिक ड्रामे नशर होते हैं, और हमारे टीवी के ड्रामों का लोहा एक दुनिया मानती है। रूप हमारे गहराइयाँ और मैं चुप रही जैसे ड्रामों में सिवाय लव स्टोरी के और रखा ही क्या था। खैर से ये ड्रामे मुझे बेहद पसंद थे। पता नहीं क्यों लव स्टोरी बेस्ड ड्रामे, कहानियाँ, फ़िल्में बहुत अच्छी लगती हैं। फ़िल्में तो हम बहुत कम देखा करते, क्योंकि मेरी ज़्यादातर फ़रमाइशें मामा से हुआ करती थीं, और वो जिस तरह की फ़िल्में दिखाते, वो तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार मैं जान भूलकर सोचती, अब कैसी मूवी की फ़रमाइश अब किसी मूवी की फ़रमाइश नहीं करूँगी। कम से कम मामा से तो नहीं। मगर इन्हीं दिनों सरहद पार से आने वाली एक नई मूवी का बड़ा चर्चा था। मैंने अपनी फ्रेंड से इसका बड़ा ज़िक्र सुना था, मोहब्बत से मुसीबत तक। इन दिनों ये सवाल बहुत आम होकर रह गया था, और जो इस सवाल का जवाब नहीं मैं दिया करता, इस पर आफत नाज़िल हो जाती। अरे क्यों नहीं देखी? ऐसे जैसे मूवी ना देखने पर आदमी कई गुना सवाब से महरूम हो गया। बड़ी क्लासिकल मूवी है। मैंने जिससे भी सुना यही सुना था। क्या है इस मूवी में ऐसा? मैंने खासी बेजारी से राबिया से पूछा था। हाँ, ऐसे ही, देखोगी तो मज़ा आएगा ना। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। मैंने उसी दिन ना चाहते हुए भी मामा से मतलूबा मूवी लाने की फरमाइश कर दी। पहले तो नाम सुनकर ही मामा बेहद हँसे। मोहब्बत से मुसीबत तक, ये भला क्या नाम हुआ? मामा मुझे देखनी है ना बस, मैंने ज़िद करने वाले अंदाज में कहा। भाई मूवी तो वाक़ई अच्छी है, मैंने भी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। लेटेस्ट रिलीज़ है। मेहर खाला ने भी मेरी हिमायत की। एक्शन मूवी है क्या? मामा ने पूछा। नहीं, बुनियादी तौर पर तो नहीं, बुनियादी तौर पर तो लव स्टोरी है, मेहर खाला ने बताया। मेहर अगर लव स्टोरी है तो देखने वाली तो बिल्कुल ना होगी। मामा मानते हुए भी बिल्कुल ना लग रहे थे। भाई यही तो सारी बात है, बिल्कुल साफ सुथरी है। मेहर खाला के कहने पर मामा नीम रजामंद से होने लगे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने वो मूवी लाकर मुझे दे दी थी। और ये और बात कि खुद भी उन्होंने बैठकर देखी। एक आध सीन अगर ऐसा वैसा था भी तो रिमोट मामा के हाथ में ही था, निकालते जा रहे थे। गानों से तो उनकी खास तौर पर दुश्मनी थी। हर बार जब वो कुछ फॉरवर्ड करते तो मेहर खाला से कहते ज़रूर थे, मेहर तुम तो कह रही थी कि बिल्कुल साफ सुथरी है। भाई कुछ देखने दो तो पता चलेगा ना। मेहर खाला चीखती तो मामा कहते, अरे महर, इर्द गिर्द का भी लिहाज किया करो। और मैं बच्ची तो ना थी जो ये ना समझती कि इर्द गिर्द से मामा की मुराद क्या थी। मामा ने अगर से आधी अधूरी मूवी ही दिखाई थी, लेकिन मूवी वाकई अच्छी थी। ये और बात के एंड देखकर मुझे बेहद रोना आया था। एंड ट्रेजिक था। आखिर में हीरोइन के घर वालों ने उसे मार दिया था और हीरो खुद ही मर गया था। मुझे मूवी बेहद पसंद आई थी। मेरा दिल चाहा कि एक बार फिर देखूं। मैंने मामा से फरमाइश कर दी, भांजी क्या हुआ, खैरियत है? रात के साढ़ा बज रात के 12:30 बज रहे हैं, कल स्कूल नहीं जाना क्या? नरमी से उन्होंने पूछा था। मामा स्कूल भी चली जाऊंगी। मैं मिनमिनाई थी। नहीं, फिर किसी और वक्त देखना, अभी सो जाओ बेटा। चलो उठ जाओ अच्छी भांजी। मामा के कहने पर मैं बादल नखास्ता उठ गई थी। रात भर फिल्म के मुख्तलिफ मनाजिर मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। हीरो के मुकालमे, हीरोइन के मुस्कुराहट और दिल बुरा कर देने वाला एंड। मैं रात भर ठीक से सो ना सकी। अगले दिन मैंने रास्ते में अफनान से भी मूवी का तस्करा किया। वह हंसा था। हाँ, लड़कियों को पसंद आने वाली मूवी, उसने इत्मीनान से कहा। लड़कों को क्यों नहीं? मैंने सवाल किया। इसलिए कि इसमें एक्शन नहीं है। एक्शन की बात नहीं, स्टोरी है, एंड बेकार है। एंड की वजह से मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। उसने वजाहत की। मुझे तो एंड देखकर बहुत रोना आया था। मेरी आंखों में आखिर का मंजर याद करके खुद ब खुद आंसू आ गए। तो ऐसी मूवी देखने का फ़ायदा जिसका एंड देखकर रोना आ जाए। मगर मुझे मूवी अच्छी लगी ना, मेरा तो दोबारा उसे देखने का दिल चाह रहा था। क्या फ़ायदा, एंड देखकर तो रोगी, उसने शरारत से कहा। मूवी देखनी है ना, मैंने मचल कर कहा। ओहो, मैंने कब मना किया? ज़रूर देखो। बल्कि देख लेती बल्कि देख लेती। वही तो, रात बहुत हो गई थी ना। मामा ने मना कर दिया। अब मैंने सोचा कि घर जाते ही मूवी ज़रूर देखूंगी। मामा उसे वापस तो शाम में ही करवाएंगे ना। अच्छा, मगर देखो रोना मत, उसने बड़े ख्याल से कहा। मैं मुस्कुराई और सर झटक कर गेट से अंदर आ गई। जब मैं घर पहुंची तो पता चला कि इत्तेफाक से खाला घर पर मौजूद नहीं। उन्हें आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर देर हो जाएगी। मैंने मौका गनीमत जाना और मूवी देखने बैठ गई। ना मुझे कपड़े बदलने का शौक, ना खाना खाने का। नानी कहती रह गई, मैं मगन सी देखती रही। मैंने पूरी मूवी देखी, सारे गाने देखे, और वो मैं कुछ भी देखा जो मामा ने निकाल दिया था। पूरी आंखें खोलकर बहुत गौर गौर से देखा। ये भी शुक्र था कि जब पूरी मूवी खत्म हुई तो खाला आ गई थी, वरना मैं तो उसे रिवाइंड करने के बारे में सोच रही थी। दर हकीकत वो थी ही इतनी अच्छी कि दिल किया दोबारा क्या चौबारा तक देखी जा सकती थी, मगर एंड देखकर मुझे पहले की तरह रोना आ गया था।
मूवी के काफ़ी से ज़्यादा मुकालमात मुझे असबर हो गए थे। ना हीरोइन की अदाएँ मुझे भूलती थीं, ना हीरो का वालिहाना अंदाज़। काफ़ी दिन तक तो मैं फ़िल्म के ज़ेरे असर रही। अफ़नान हीरोइन प्यारी थी ना? एक दिन अफ़नान से मैंने पूछा भी था। प्यारी तो तुम भी हो। अफ़नान हँसा था। सच कहो, मैंने यकीन न आने वाले अंदाज में कहा। झूठ मैं कहता नहीं, अफ़नान ने फ़ौरन कहा। और इस दिन मैंने हज़ार ज़ाविये से खुद को देखा था। क्या वाक़ई में प्यारी हूँ? और आईने ने मुझे बताया कि हाँ, हो तो। मैं मुस्कुराने लगी और मैं कीमती भी हूँ। मैंने सोचा था, मुझे याद आया था कि अभी कल ही तो अफ़नान ने मुझसे पूछा था, अल्माज़ तुम अपने नाम के मायने जानती हो? मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने सादगी से जवाब दिया, अल्माज़ कीमती पत्थर को कहते हैं। तुम बहुत कीमती हो अल्माज़। उसकी इस बात ने मुझे गरूर में मुब्तला कर दिया था। मैंने तब सोचा कि बचपन से निकल कर लड़कपन में दाखिल होने की कैफियत बड़ी शानदार है। तब्दीलियाँ खुशगवार हैं। मुझे कुदरत पर आ मुझे कुदरत पर प्यार आने लगा। किस सनाई कारगरी, हुनर और खूबसूरती से कुदरत एक पैकर तराश दी। मेरा आप बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना आप अच्छा लगने लगा था। मुझ में अदाएँ आती जा रही थीं, स्टाइल आ गया था। मुझे दुपट्टा लहरा कर चलना आ गया था, बल खाकर सिमटना आ गया था, शर्मा कर मुस्कुराना आ गया था। आना ही था। जब अदाएँ देखने वाला मौजूद था तो मुझे अदाएँ दिखाने में भला एतराज़ हो सकता था। और ये कोई मुश्किल तो नहीं था। अफ़नान पर अदाओं का असर नहीं होता था। वो किरदार का खरा था। हीरो तो हीरोइन का हाथ पकड़ भी लेता था, बल्कि हाथ पकड़ना तो बहुत छोटी-सी बात, हीरो तो और भी बहुत कुछ। खैर जाने दीजिए। अफ़नान ने तो कभी मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा था। मुझे हसरत ही रही, हालाँकि हम साथ बैठते थे, करीब मगर फिर भी। और एक वो था, राबिया का मंज़ूर नज़र फैज़ान। राबिया के साथ तो जो करे सो करे, दूसरों के लिए भी उसकी नज़र एक्स-रे थी। चनाचा ढाँचा तक आदमी का दिख जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्टून में दिखाया करते हैं। वो किस मनूस का ज़िक्र बीच में आ गया। लाहौल वाला कुआँ था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये अफ़नान भी तो एक बड़े ही मज़े की चीज़ था। स्कूल में तो मुझसे मिलकर जाता था। इसके अलावा भी मुझसे मिलना चाहता था। अब उसे मुझे देखने देखे बगैर चैन भी नहीं पड़ता था। इन दिनों मैं नानी के यहाँ रहने के लिए आई हुई थी। शाम के चाय के बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी खाला ने मेरी लगा दी थी और मैं भी आजकल बड़ी फर्माबरदार होती जा रही थी। घर के काम-काज खासी दिलचस्पी से करने लगी थी। बर्तन धोने जब मैं किचन में आई तो यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। मैंने खिड़की से झाँका तो अफ़नान को देखकर हैरान रह गई। अफ़नान मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था। तुम इस वक़्त यहाँ? मैंने परेशानी से पूछा। कोचिंग आया था ना, क्लास लेकर आ रहा हूँ। सोचा चांस ले लूँ, शायद तुमको देख लूँ। वो सरगोशी में बोल रहा था। तुम्हारा कोचिंग इधर ही है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ ना, तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने ही तो है। उसने मज़े से बताया। अच्छा, तुमने बताया तो कभी नहीं। मैंने हैरत ज़ाहिर की थी। बताता कैसे? तुम नानी के घर रहने ही इतने अरसे बाद आई हो। उसने शिकायत करने वाले अंदाज में कहा। अभी इसके अल्फाज होठों में ही थे कि खाला ने मुझे आवाज़ दी। मुझे खौफ ने आ लिया था कि कहीं वो खुद ही ना इधर चली आएँ। तुम जाओ अफ़नान, किसी ने तुम्हें देख लिया तो। मैंने खौफज़दा लहजे में सरगोशी में कहा। तो देख लो, तो देख लेने दो, मैं किसी से डरता नहीं। उसने लापरवाही से कहा। मैं तो डरती हूँ ना। मैंने परेशानी से कहा। तुम भी मत डरा करो। उसने आराम से मशवरा दिया। जाओ मैं कहती हूँ। मैंने खिड़की से उसे धक्का देने वाले मैंने खिड़की से उसे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने हाथ खींचकर उस तक हाथ पहुँच ना सका था। नहीं जाऊँगा तो क्या होगा? उसने बेखौफी से पूछा। अच्छा तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। कहकर मैं जल्दी से किचन से बाहर निकल गई। वो अभी और भी कुछ कह रहा था लेकिन मैंने सुना नहीं। बाहर निकलकर मैं हाँफने लगी। मेरी सांस बुरी तरह फूल गई थी। दिल की धड़कन एतदाल पर ना रही थी। अभी मैं नॉर्मल भी ना हो पाई कि सामने से खाला आ गई थी। इनको देखकर और मेरे हवा जवाब देने लगे। अलमास बर्तन धुल गए? आते ही उन्होंने पूछा था। जी खाला। मैं बमुश्किल उसी कदर कह सकी थी। खाला गौर से देखने लगी। मैं एकदम गड़बड़ा गई थी। क्या हुआ खाला, क्या देख रही हैं? मैंने बौखलाकर पूछा। किचन में बहुत गर्मी थी क्या? उन्होंने मुस्कुराकर सवाल किया। मैं डर सी गई। समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दूँ और अगर जवाब दूँ तो हाँ में दूँ या ना में। मिलाकर मैंने जवाबन सवाल किया। आपने क्यों पूछा खाला? इतना पसीना क्यों आ रहा है? उन्होंने मज़ीद पूछा। मैं डरी-डरी हँसने लगी थी। जी खाला, किचन में बहुत गर्मी थी। मैंने बमुश्किल कहा। मुझसे उनके सामने ज़्यादा देर ठहरा नहीं जा सका। कमरे में आकर मैंने सुकून का बल्कि शुक्र का सांस लिया था। अब सांस तो मेरा बहाल हो गया था, लेकिन दरहकीकत उस दिन मुझे ज़रा बुरा ल लेकिन दरहकीकत उस दिन मुझे ज़रा डर लगा था। ना जाने क्यों एकदम मुझे ख़्याल आया कि जैसे ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं कुछ गलत कर रही। मुझे लगा जैसे मैं चोरी कर रही, मैं धोखा दे रही, खुद को, अपने घरवालों को और शायद अफ़नान को भी। मेरा दिल घबरा गया था, ज़मीर भी एकदम बेदार हो गया। पशेमानी, शर्मिंदगी, अफ़सोस, डर, खौफ़, सारी कैफ़ियत एक साथ ही तारी हो गई थी। नहीं, नहीं, मैं कल अफ़नान को मना कर दूँगी कि मुझसे ना मिला करे। मैं खुद आइंदा उससे नहीं मिलूँगी। मिलाकर मैंने फ़ैसला कर लिया।
अगले दिन अफनान रास्ते में मिला तो नाराज़ सा लग रहा था। मैं जानती थी वो नाराज़ तो होगा ही, क्योंकि कल मैं उसकी पूरी बात सुने बगैर किचन से बाहर निकल गई थी। मुझे ये भी देखना था कि अब वो मुझसे कुछ बोलेगा नहीं और खामोशी से चलता रहेगा। फिर भी मैंने कोई परवाह ना करते हुए दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दी। अफनान, हम आइंदा नहीं मिल सकते। वो रुककर मेरी शक्ल देखने लगा। क्यों, क्या हुआ? अफनान, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ठीक नहीं कर रहे? मैंने आहिस्तगी से कहा। क्यों, हम क्या कर रहे हैं? उसने सुकून से पूछा। हम जो कर रहे हैं गलत है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। इसमें गलत क्या है? हम मिलकर बातें ही तो करते हैं। बातें तो तुम अपनी फ्रेंड से भी करती हो, अम्मी, खाला, नानी, नाना, अब्बू, भाइयों और मामा से भी, उसने कायल करने वाले अंदाज में कहा। मैं चुपचाप उसे देखती रही। कितना जानता था वो मेरे बारे में? वो मुझसे वाबस्ता रिश्ते कितनी अच्छी तरह याद थे उसे। इससे इस इतने अच्छे आदमी से मैं कैसे, कब तक अचानक कल की कैफियत ऊद आई थी मुझ पर। मैंने खौफ के मारे झुरझुरी ली। अफनान, इनसे बातें करके मुझे कभी डर इनसे बातें करके मुझे कभी डर नहीं लगा। कल पहली मर्तबा तुमसे बात करके मुझे डर लगा। बहुत डर लगा अफनान। मैंने अपनी कल की तमाम फीलिंग्स बता दी थी। वो चुप सा होकर मेरी शक्ल देखने लगा। फिर फैसला कुन अंदाज में बोला था। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तुम देखोगी तुम्हें देखूंगा भी नहीं। वो कहकर लंबे लंबे टक भरता मुझे अकेला छोड़कर आगे बढ़ गया था। मैंने बहुत चाहने के बावजूद उसे रोका नहीं और घर आ गई थी। घर आकर मैं बहुत रोई, हिचकियों सिसकियों और आहों के साथ रोई थी। मेरे आंसू थमने को न आते थे। मुझे लगता कि जैसे मैं अपनी किसी बहुत कीमती चीज़ को जानबूझकर समंदर में फेंक आई। मुझे लगता था जैसे मैं एकदम खाली हाथ रह गई, मेरे पास कुछ बचा नहीं। मैं बहुत रोई थी उस दिन। नानी, नाना और खाला परेशान हो गए थे, बार बार रोने की वजह पूछने लगे और मेरे पास कोई वजह नहीं थी। सिर्फ ये जवाब, अम्मी के पास जाना है, अम्मी के पास ले चले। शाम में जब अम्मी अब्बू आए तो मेरा ये जुमला कि मुझे घर जाना है। अरे, तो क्या हुआ? अम्मी अब्बू परेशान होकर पूछने लगे और बहुत पूछने पर मैंने बताया, आप लोग बहुत याद आ रहे हैं, भाई बहुत याद आ रहे थे। मुझे नहीं पता कि अब्बू और अम्मी ने मेरी बात का यकीन किया या नहीं। बहरहाल मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। बिलाखिर मैं घर चली आई थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।